हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। जॉन मिल्टन की ये दूसरी क्लास है और अभी एक क्लास और मिलेगी जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन के सारे क्वेश्चंस 3 क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है, विलियम शेक्सपियर के, विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया है, दोनों प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीटली वॉच कर लें। और जॉन मिल्टन को भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग कल के वीडियो में, और उसके बाद जॉन गॉल्सवर्दी पर काम करेंगे। बहुत ही पूरे जुनून के साथ आपको इस तैयारी में लगना है। समय बहुत कम है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करना है और डिटेल्ड स्टडी भी अपनी रखनी है। डिटेल्ड स्टडी में हम कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, हिस्ट्री, लिटरेरी टर्म, फिगर ऑफ स्पीच, सारी कुछ चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली जब भी क्लास आए तो आप वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, उसे कमेंट कीजिए, और मैं आपकी तैयारी में जो भी हेल्प हो सकती है 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। जॉन मिल्टन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है जॉन मिल्टन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। सोनेट का मतलब ये 14 लाइन्स की पोएम है, और 14 लाइन्स की पोएम में कम से कम 20 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन उसी में से है, दे ऑल्सो सर्व, वो लोग भी सर्व करते हैं, वो लोग भी सेवा करते हैं। हु ओनली, जो लोग केवल स्टैंड का मतलब खड़े रहते हैं और वेट करते रहते हैं अपनी बारी का। एक्चुअली जॉन मिल्टन अंधे हो चुके हैं, तो अब गॉड से कहते हैं कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। यानी आपने जो हमें एक टैलेंट दिया है, पोएट्री का, कविता लिखने का जो टैलेंट दिया है, वो टैलेंट हम कैसे यूज करें, कैसे आपकी सेवा करें। तो फिर बाद में अपने आप को समझाते हुए मिल्टन कहते हैं, कोई बात नहीं, केवल जो लोग गॉड की सर्विस करना चाहते हैं, गॉड की सेवा करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर केवल इच्छा शक्ति है, वो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का वेट करते रहते हैं, इतने से भी वो सेवा करना ही माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी लाइन में दे का मतलब क्या है? स्टैंड्स फॉर दोज हु, उन दे शब्द किसके लिए यूज हुआ है? वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, पोटेंशियली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, मेक यूज ऑफ देयर पोएटिक टैलेंट। इसका जो सही ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दे का मतलब मिल्टन ने उन लोगों के लिए बोला है, वो लोग जो पेशेंसली का मतलब होता है धैर्यपूर्वक एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिक्री का मतलब होता है निर्देश, डिक्री का मतलब होता है आदेश, गॉड का जो आदेश है, गॉड की जो इच्छा है, उसे आसानी से धैर्यपूर्वक एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके लिए दे शब्द यूज किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फिर से ऑन हिज ब्लाइंडनेस का ही क्वेश्चन है। राजस्थान पीएससी में पूछा गया है, पीजीटी 2013 में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट। इस लाइन में, लाइन 3 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन एक टैलेंट की बात करते हैं कि हमें जो एक टैलेंट मिला था आपसे, तो वो कौन सा टैलेंट है? मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वो टैलेंट था उनकी पोएटिक एबिलिटी, यानी कविता लिखने की जो क्षमता गॉड ने दी थी, उस टैलेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन। एसेज ऑन मिल्टन के राइटर कौन हैं? तो आपके लॉर्ड मकाले हैं, जिन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था की बात की थी। लॉर्ड मकाले, एसेज ऑन मिल्टन, इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, दे ऑल्सो सर्व। फिर से वही क्वेश्चन, वही लाइन रिपीट हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस लाइन बीन टेकन। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? आरपीएससी में, पीजीटी में पूछा गया, यूपी टीजीटी 2009 में पूछी गई, 2016 में पूछी गई, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछी गई। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो इसमें क्या है, किस पोएम से ली गई है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये लाइन
ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ही है, और ये सबसे पहली लाइन है, शुरुआती लाइन है। जॉन मिल्टन ने जब ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा था तब ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल यही था, ठीक है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यहाँ पर कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? तो मिल्टन कहते हैं कि जब मुझे पता चला, जब मुझे लगा, जब मैंने कंसीडर किया कि मेरी जो लाइट है वो चली गई है, खर्च हो गई, यानी अपनी आंखों की रोशनी की बात कर रहे हैं, तो आई साइट की बात हुई, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, व्हाट अदर इवेंट इज पेकुलियर इन द ईयर? 1652 में जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी चली गई थी, वो अंधे हो गए थे। एक दूसरा इवेंट इसी समय हुआ था, इसी साल में हुआ था। वो दूसरी घटना क्या घटी थी मिल्टन की लाइफ में? उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन, लिसिडास वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, मिल्टन ने एक एलिजी लिखी है जिसका नाम लिसिडास है। 1637 में ये एलिजी पब्लिश होती है, 1637 में। और इसका क्या है, वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, ये किसकी याद में लिखी है? तो दिस एलिजी इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, हिज कॉलेज फ्रेंड। एडवर्ड किंग मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड थे। आयरिश सी में डूब कर इनकी डेथ हो जाती है, तो इन्हीं की याद में इन्होंने एक जो है एलिजी लिखी थी जिसे लिसिडस नाम दिया, और यह एक पेस्टोरल एलिजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने लिखा और किसके बारे में लिखा? दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दाई का मतलब है किसके लिए ये शब्द यूज हुआ? मिल्टन की सोल, मिल्टन की आत्मा एक स्टार की तरह थी। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो अब हमारे बीच नहीं, यानी अब कहीं दूर रहने लगी है, ठीक है। तो ये लाइन किसने और किसके बारे में बोली है? ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने बोली है और मिल्टन के बारे में बोली है। तो वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी मिल्टन के बारे में, है ना, तो उसमें बोली गई है, लंदन 1802 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1667 में, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? 1667 में। अगला क्वेश्चन है, थीम ऑफ एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका इनका एक प्रोज वर्क है, तो इसका थीम क्या है? आपको पता होना चाहिए। एरियोपेजिटिका जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट? विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट? तो पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रीगेन्ड, या तो क्या है? सबसे ऑप्शन ए हो जाएगा, विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। तो इसका आंसर क्या है? पैराडाइज। मिल्टन्स का फेवरेट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मिल्टन्स फेवरेट वाज पैराडाइज रीगेन्ड, है ना। मिल्टन का फेवरेट पैराडाइज रीगेन्ड था, पैराडाइज लॉस्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड से बहुत उम्मीद थी मिल्टन को, ये चाह रहे थे जब हम पैराडाइज रीगेन कराएंगे तो इसको ज़्यादा फेम मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा खैर हो नहीं पाया था। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जितना फेमस हुआ उतना पैराडाइज रीगेन्ड फेमस नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। नथिंग इज हेयर, यहाँ कुछ भी नहीं है फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए। नथिंग टू वेल आर नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज आर ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड व्हाट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नॉवल, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन। ये लाइन्स बहुत ही सीरियस हैं और बहुत ही एक सीरियस प्ले है जॉन मिल्टन का, जिसे सैमसन एगोनिस्ट बोलते हैं। एक वर्स प्ले है या वर्स ट्रेजिडी कहें, ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट प्ले है। और ये प्ले एक क्लोसेड ड्रामा कहा जाता है। क्लोसेड ड्रामा का एक एग्जाम्पल है। क्लोसेड ड्रामा का मतलब होता है कि ऐसा ड्रामा जो केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है, इसे स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमस इज, कॉमस का जो लिटरेरी फॉर्म है वो क्या है? तो कॉमस एक मास्क है, लुडलो कैसल में परफॉर्म किया गया था और 1634 में लिखा गया था मास्क ये, ठीक है। कॉमस जो है 1634 में लिखा गया था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, whom मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इन पोएट्री। जॉन मिल्टन अपना मास्टर, अपना गुरु किसे मानते हैं पोएट्री में? तो जॉन मिल्टन जो है अपने मास्टर मानते हैं स्पेंसर को, ठीक है। स्पेंसर इज कंसीडर्ड हिज मास्टर इन पोएट्री। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं भूलने हैं आपको कभी भी। 9 दिसंबर 1608, ठीक है, ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? अब जगह आपको बतानी कहाँ, तो लंदन सिटी में, ब्रेड स्ट्रीट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस्ड सेंट। हमें लगता है कि मैंने देखा है, माई लेट स्पाउस्ड, हमारी जो वाइफ जो अब नहीं है दुनिया में, उसकी आत्मा मैंने देखी है। जॉन मिल्टन को एक सपना आया होगा, उस सपने पर इन्होंने ये सोनेट लिखी थी। और ये किसकी मेमोरी में लिखी थी? तो इनकी सेकंड वाइफ जिसका नाम कैथरीन वुडकॉक था, उसके बारे में ये पोएम लिखी थी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रोमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। किस वर्क में मिल्टन ने प्रमोट किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को और अपोज किया था यानी विरोध किया था लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप पर? सेंसर लगा दिया जाता था बार बार चीज़ों पर और लाइसेंसिंग ज़रूरी कर दी गई थी, तो इसका विरोध किया था। किस स्पीच में किया था? कौन सा वर्क है? तो एरियोपेजिटिका है। एरियोपेजिटिका इन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था, वही स्पीच का रिटन फॉर्म है एरियोपेजिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज कितनी बुक्स में लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट? तो पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 में पूछा गया, 2009 में, 2011 में, 2013 में, है ना। और जीआईसी लेक्चर 2016 में पूछा गया। तो पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं, ठीक है, 12 बुक्स हैं, जबकि फर्स्ट एडिशन में इसमें 10 बुक थी। लेकिन आपसे पूछा गया कि अभी पैराडाइज में कितनी बुक्स हैं, तो आपको 12 ही बतानी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन फ्री वर्स, राइम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स या नन ऑफ द अबव? तो ब्लैंक वर्स इसका सही आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, बहुत शानदार, बहुत हेरोइक लाइन है। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी? तो ये लाइन सैटन के द्वारा बोली गई थी। सैटन पैराडाइज लॉस्ट में बोलता है व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, तो क्या हो गया वो मैदान, फील्ड कौन सा? स्वर्ग का मैदान हमने खो दिया, हम हार गए। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ तो नहीं खो गया अभी, यानी बहुत कुछ चीज़ें बची हैं, है ना। अनकंकरेबल विल बोलता है, अभी हमारी एक ऐसी इच्छा शक्ति बची है जिसे गॉड कभी नहीं जीत सकता है। पूरा आनंद लेना चाहते हैं, पैराडाइज लॉस्ट की इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारे कुछ वीडियोज़ हैं पैराडाइज लॉस्ट पर, आप उन्हें ज़रूर वॉच कर लें, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस उसमें आ जाएंगी, ठीक है। आप देखें ज़रूर उस चीज़ को। तो सैटन बोलता है ये लाइन। अगला है, मिल्टन बिगन्स पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विथ। तो बुक फर्स्ट की शुरुआत मिल्टन लेमेंट से करते हैं या सॉलिलॉकी से करते हैं या रिफरेंस से करते हैं या इन्वोकेशन से करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्वोकेशन। चूँकि पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, एपिक ट्रेडिशन में क्या होता है, लिखने से पहले राइटर या पोएट जो भी है अपने कल्चर में जिस देवी देवताओं को मानता है उन्हें इन्वोक करते हैं कि हमारे इस बड़े काम में मेरी मदद करो, उनका आवाहन करते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने भी वो ट्रेडिशन फॉलो किया है और पहली बुक शुरुआत होती है इन्वोकेशन से। नेक्स्ट है द वर्ड दैट कंप्लीट्स, द वर्ड है द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ऑप्शन बी। ये भी सैटन के द्वारा बोली गई लाइन है, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से ली गई लाइन है। और सैटन बोलता है बेटर टू रेन इन हेल, कहा हमें नरक का राजा बनना अच्छा लगता है, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में नौकरी करने से अच्छा है हम नरक के राजा बनकर रहेंगे, है ना। तो ये बात सैटन बोलता है। मतलब सैटन होता तो अभी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा होता, ये अपना ठेला लगा लेता है।
ठीक है, तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें और अगला क्वेश्चन देखेंगे। सैटर्न भाई बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था, तो ये सोचता था हम खुद मालिक बन के रहेंगे चाहे किसी हाल में रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वॉट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड? किस अवस्था में मिल्टन, किस एज में मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एट द एज ऑफ 44 इन द ईयर ऑफ 1652 मिल्टन वाज बिकेम टोटली ब्लाइंड, है ना। 1652 में और 44 वर्ष की अवस्था में मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन एगोनिस्ट कैसा वर्क है, क्या है? तो ये वर्स प्ले है, एक वर्स प्ले है। वर्स प्ले का मतलब होता है छंद में लिखा गया एक ड्रामा है, प्ले है। और क्या है ये नेचर? ये ट्रेजेडी है, ठीक है, ट्रेजेडी है। अगली बात क्या है, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये क्लोसेड ड्रामा है। क्लोसेड ड्रामा बोले तो क्लोसेड ड्रामा का मतलब क्या है? ऐसा कोई नाटक जो केवल पढ़ने के लिए बना है और परफॉर्म करने के लिए नहीं बना, इसके लिए स्टेज पर परफॉर्म नहीं दी जाती है ना। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। इन विच ईयर, किस साल में मिल्टन्स लिसिडस वॉज रिटन? किस वर्ष में मिल्टन की लिसिडस लिखी गई थी, है ना? किस साल में लिखी गई थी बताइए? इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वॉज रिटन? तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1637। 1637 में पब्लिश हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? मिल्टन के 2-3 काम थे जो बहुत, मिल्टन शुरुआत से ही इन्होंने प्लान किया था कि हम 3 काम करेंगे। कभी आपसे पूछा जाए मिल्टन के 3 एम्बिशियस वर्क थे, उसमें मिल्टन सबसे पहले तो चाहते थे कि हम एक बहुत बड़ा एपिक लिखेंगे जो कि जिसका दुनिया में प्रसिद्धि हो। तो ऐसा एक एपिक मिल्टन ने लिख दिया जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। दूसरा, मिल्टन चाहते थे हिस्ट्री लिखना, तो हिस्ट्री पर काम किया, लेकिन मिल्टन की हिस्ट्री अधूरी रह गई, है ना। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मिल्टन की अधूरी रह गई। और तीसरा, मिल्टन एक डिक्शनरी लिखना चाहते थे, जो कि काम उनका वो भी छूट गया। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन नाम से बुक है जॉन मिल्टन की, जो कि अधूरी है, अनफिनिश्ड बुक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज? मिल्टन का जो लिखने की स्टाइल है वो कैसी मानी जाती है? वो इनकी ग्रैंड स्टाइल मानी जाती है। पैराडाइज लॉस्ट को देखते हैं तो वो ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है ना। एपिक सिमली का यूज किया गया है। कैसी सिमली का? एपिक सिमली। तो ये सारी चीज़ें मिल्टन के लिए एप्लीकेबल हैं। अगला है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय? लाइफ ऑफ मिल्टन एक वर्क है जिसे किसने लिखा है? लाइफ ऑफ मिल्टन रिटन बाय, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, या वेन जॉनसन ने लिखा है, चार्ल्स लैम्ब ने, और जॉन ड्राइडन? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइफ ऑफ मिल्टन। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरियोपैजिटिका कंसर्न विद? मिल्टन का जो प्रोज वर्क है एरियोपैजिटिका, जो 1644 में आया था, तो ये किससे संबंधित है? लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी सही है, लिबर्टी ऑफ प्रेस। एरियोपैजिटिका में 2-3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन में आएंगी तो मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो अलग से वीडियो में आपको देंगे। कंप्लीट द सेंटेंस, कॉमस इज? कॉमस क्या है? कॉमस एक मास्क है, ठीक है। कॉमस क्या है? एक मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन्स एल एलेग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस विथ हुम ही मीन्स टू लिव? एल एलेग्रो में इन्वोक करता है, किस ग्रेस को इन्वोक करता है, किस चीज को? तो मर्थ को। मर्थ का मतलब है खुशी, आनंद। एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन। आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, एल एलेग्रो का मीन्स क्या है? तो इसका मतलब है हैप्पी मैन। इसकी एक कंपेनियन पोएम भी बोली जाती है, वो इल पेंसरोसो है, उसका मतलब होता है मेलंकली मैन या दुखी मैन या उदास आदमी, ठीक है। आरपीएससी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या है? मर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मैनोआ रिपोर्ट द एंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट? मिल्टन के वर्क सैमसन एगोनिस्ट में मैनोआ जो कैरेक्टर है वो किन शब्दों में ये बताता है कि सैमसन एगोनिस्ट यानी जो प्रोटैगनिस्ट है, इस प्ले का जो हीरो है, वो मर चुका है। ये बात बताने के लिए वो क्या कहता है?
काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट, काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंट। नेक्स्ट है इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से, किस ट्रैक्ट में मिल्टन कहते हैं ही वह जो डिस्ट्रॉय अ गुड बुक, एक अच्छी किताब को डिस्ट्रॉय करता है, एक अच्छी किताब को नष्ट करता है, किल्स रीजन इटसेल्फ, तो वो कारण को ही खत्म कर देता है, किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आई, और वो गॉड की इमेज को ख़त्म कर देता है जैसी आई में होती है। कहने का मतलब ये है कि किताब के महत्व को बताते हुए जॉन मिल्टन कहते हैं कि किताब जो है वो जिंदा चीज़ें हैं, है ना, किताब में भी लाइफ होती है, और जब कोई एक किताब को ख़त्म करता है इसका मतलब उसने एक लाइफ ख़त्म कर दी, क्योंकि जिसने किताब लिखी है वो उसने अपने जीवन भर का एक्सपीरियंस, उसमें जीवन भर का निचोड़ चीज़ें लिखी होंगी। अब वो आदमी तो नहीं रहा, उसकी किताब से उसके बारे में उसकी चीज़ें और उसके विचार सब निकल के आते हैं। तो अगर आपने एक किताब ख़त्म कर दी तो आपने उस रीजन को ही ख़त्म कर दिया। ऐसी बात इन्होंने एरियोपेजिटिका में कही थी, है ना। अगला क्वेश्चन है हु इज थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स। थॉमस ग्रे जो हैं किसे रेफर करते हैं, यानी किसकी बात करते हैं इन लाइन्स में। नॉर सेकेंड ही, अब कोई दूसरा वो नहीं बन पाएगा। दैट रोड सबलाइम, जिसने इतनी ऊंचाई तक इतना अच्छा लिखा, इतना सबलाइम टाइप की चीज़ें लिखी। अपॉन द सेरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, सेरफ विंग्स का मतलब यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी टॉमस ग्रे की एक ओड है, और इसमें टॉमस ग्रे ने ये लाइन जो लिखी है नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम, ये जॉन मिल्टन के बारे में लिखी है। ठीक है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। मिल्टन्स लिसिडस इज एन, क्या है मिल्टन की लिसिडस इज एन एलिजी, एक एलिजी है जो कि इनके दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। नेक्स्ट है हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस, किसने डिसअप्रूव कर दिया मिल्टन की लिसिडस को। मिल्टन के लिसिडस को सही किसने नहीं बताया। फॉर इट्स इनहेरेंट इनप्रॉबेबिलिटी, इनहेरेंट इनप्रॉबेबिलिटी का मतलब है उसमें ऐसी चीज़ें आ गई जो कि पहले से ही चीज़ें चली आ रही हैं, उसी ट्रेडिशन में लिख दिया, मतलब कुछ खास नहीं लिखा। ऐसा किसने माना था, तो ये बात कही थी सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन ने कहा कि नया क्या है इसमें, है ना। उन्होंने कहा इट्स फॉर्म इज़ दैट ऑफ पेस्टोरल, पेस्टोरल फॉर्म में लिख दिया, इजी है, वल्गर है, एंड देयर फॉर डिस्गस्टिंग, ऐसे करके सैमुअल जॉनसन बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट है इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ इफर्ट। जब हम मिल्टन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमेशा इफर्ट दिखाई देते हैं, कोशिशें दिखाई दे रही हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें मेहनत करके आ रहे हैं। इन शेक्सपियर, जब शेक्सपियर को पढ़ते हैं इस कार से लिए नहीं तो लगता है इफर्ट है ही नहीं, कुछ फ्लो में ही निकल रहा है जो भी डायलॉग है। तो ये बात दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई, ये रिमार्क किसका है, ये रिमार्क किसने दिया था, तो इसका सही आंसर है विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने ये बात बोली थी, ठीक है। और विलियम हैजलिट का एक लेक्चर था ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन एक लेक्चर था विलियम हैजलिट का, उसमें इन्होंने ये बात बोली थी। हुम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट एपिक में, महाकाव्य में मिल्टन किसे एक्यूज करते हैं, किसे बोलते हैं, द सन्स ऑफ बेलियल फ्लॉन विथ इंसोलेंस एंड वाइन। किसे जॉन मिल्टन किसके बारे में बात करते हैं और सन्स ऑफ बेलियल बोलते हैं, तो सही आंसर क्या है, द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैवेलियर पोएट्स, द ओपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो ऑप्शन डी सभी इसका सही आंसर है। बेलियल एक हिब्रू लैंग्वेज का शब्द है और बेलियल का मतलब होता है डेविल, डेविल को डिनोट करता है, ठीक है। डेविल, दानव, राक्षस अपनी लैंग्वेज में हम लोग जो भी कहें। तो सन्स ऑफ डेविल कहो, सन्स ऑफ बेलियल कहो, ये बात, ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एंग्लिकन क्लर्जीज के लिए बोली थी, कैवलियर पोएट्स के लिए भी बोली थी, ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ के लिए बोली थी, क्योंकि मिल्टन इन सबसे नाराज रहते थे। एंग्लियन क्लर्जी जो
चर्च के जो धर्म के ठेकेदार थे उनके खिलाफ भी रहते थे जॉन मिल्टन। चर्च के जो क्लर्जी थे, भ्रष्टाचार करते थे धर्म के सारे, उनके भी खिलाफ थे। कैवलियर पोएट्स, ऐसे पोएट जो चार्ल्स फर्स्ट को पसंद करते थे, चार्ल्स फर्स्ट के पक्ष में जो लिखते थे, तो ऐसे उन लोगों को कैवलियर पोएट्स बोला गया है। कैवलियर पोएट्स में 2-3 नाम हैं इंपॉर्टेंट। कैवलियर पोएट्स पर आपको एक अलग से क्लास देनी पड़ेगी 10-5 मिनट की, तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो जॉन सकलिंग हैं और भी कई लोग हैं। और इसके अलावा द ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ, और उन लोगों को बोला है सन्स ऑफ बेलियल जो कॉमनवेल्थ का विरोध करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आज की क्लास के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करें, जो भी चीज़ें आपको नेक्स्ट चाहिए उस पर भी काम करेंगे। जॉन मिल्टन का ये दूसरा वीडियो था। एक क्लास अभी जॉन मिल्टन की और मिलेगी, तो जॉन मिल्टन के करीब 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और ये सभी आपको चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से, तो जॉन मिल्टन से लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैं अभी बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ डिटेल में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों से भी शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।